प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का शुभारंभ। पीएम मोदी ने किया योजना का शुभारंभ। 70 साल से ऊपर के 6 लाख बुजुर्गों को मिलेगी मुफ्त इलाज। सीएम धामी की बड़ी घोषणा। विजिलेंस में गठित होगी सर्विलांस और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम। आने वाले समय में विवेचनाओं की गुणवत्ता में भी होगी बढ़ोतरी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का बड़ा आदेश। सचिवों की अनुपस्थिति में सीएस करेंगी पत्रावलियों का समाधान। सचिव वित्त को सभी विभागों से प्रस्ताव मनाने के निर्देश। उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। श्रद्धालुओं की संख्या 44 लाख पहुंची। आखिरी सप्ताह में रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद मामले में हटाई गई लागू धारा 163, लेकिन महापंचायत के आह्वान से फिर तनाव की बनी आशंका। बद्रीनाथ धाम में दीपावली की तैयारी शुरू। 1 नवंबर को मनाई जाएगी दीपावली। 8 कुंतल फूलों से सजेगा मंदिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मचे सियासी घमासान के बीच राज्य में अब छात्र संघ चुनाव पर भी सियासत शुरू हो गई है। सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के रद्द होने से छात्रों में काफी रोष देखा जा रहा है। वहीं अब छात्रों का आंदोलन भी उग्र होता चला जा रहा है। इस बीच अल्मोड़ा के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल धामी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। जब तक पुलिस राहुल को संभालती तब तक टाइगर ग्रुप से अध्यक्ष पद के दावेदार दीपक लोहनी ने भी पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। आनन फानन में दीपक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों हाथों और पेट पर आग लगने से दीपक 15% झुलस गया है। वहीं इस घटना के बाद से प्रदेश भर में छात्रों में आक्रोश और अब यह आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि एक ओर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव न कराकर सरकार छात्रों को राजनीति से दूर कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार निकाय चुनाव के बाद अब छात्र संघ चुनाव भी नहीं कराना चाह रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल पिछले वर्ष 2 दिसंबर को समाप्त होने के बाद अब तक राज्य में निकाय चुनाव भी नहीं हो पाए हैं। सरकार ने सभी निकायों में प्रशासक के हवाले इन निकायों को कर रखा है। वही विपक्ष का आरोप है कि हार के डर से सरकार चुनाव से भाग रही है। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक तो छात्रों का आंदोलन घेराव और टंकी पर चढ़ने तक था, लेकिन अब छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच अल्मोड़ा में छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया। बताया जा रहा है कि वहीं अब छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच अल्मोड़ा के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल धामी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। जब तक पुलिस राहुल को संभालती तब तक टाइगर ग्रुप से अध्यक्ष पद के दावेदार दीपक लोहनी ने भी पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। आनन फानन में दीपक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर के मुताबिक दोनों हाथों और पेट पर आग लगने से दीपक 15% झुलस गया और वहीं अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। बड़े भाई नमस्कार। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बोला था कि हम जो है छात्र संघ चुनाव 25 अक्टूबर को कराएंगे, जो कि वहाँ पे भी उस समय हमने भूख हड़ताल करी थी। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग ये भूख हड़ताल बंद कीजिए, हम लोग 25 अक्टूबर को चुनाव हर हाल में करा देंगे। मगर अभी कुछ ही दिन पहले जो है उत्तराखंड सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ हैं। देखिए धन सिंह रावत जी, अगर आप छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ हैं तो आप अपना ये शिक्षा मंत्री का पद जो है इस्तीफा दे दीजिए और हाथ में चूड़ियाँ पहन लीजिए, क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र की हत्या है। और जो आज मंत्री और मुख्यमंत्री बने पड़े हैं, ये लोग सीधे मुख्यमंत्री नहीं बने। ये छात्र संघ चुनाव लड़ने के बाद, छात्र संघ चुनाव की सीढ़ी चढ़ने के बाद आज ये मंत्री और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। तो हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए आज यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, और जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता तो इस तरह का उग्र आंदोलन चालू रहेगा। ये पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगी युवाओं से, इस तरह का स्टेप मत लीजिए, क्योंकि माता पिता ने बहुत मेहनत मशक्क़त से आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। सरकार का क्या जाता है, आपको कुछ हो जाएगा तो आपके पीछे रोते बिलखते माँ बाप आप छोड़ जाएंगे, जो ना जीने लायक बचेंगे ना मरने लायक। तो ऐसे में इतना ज़्यादा शुद्ध होकर इस तरह के
क्रियाकलापों में संलिप्त ना हो और इतना नकारात्मक सोच की ज़रूरत नहीं है। सकारात्मकता रखिए और निश्चित तौर पर हम एक मुख्य विपक्षी दल हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर। छात्र संघ चुनाव बहुत छोटी चीज़ है एक ज़िंदगी के सामने, तो ऐसा कृत्य बहुत ही मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को भी चेतना चाहिए। उपनल मामले में तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं, यानी कि आपको मान्य नहीं है जो कोर्ट ने कहा, और यहाँ आप हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन का या जजमेंट का हवाला देकर छात्रों को राजनीति से वंचित रखना चाहते हैं। एक तरफ प्रधान सेवक कह रहे हैं 1 लाख युवाओं को मैं राजनीति से जोड़ूंगा, और छात्र राजनीति जो पहला पायदान या पहली सीढ़ी होती है राजनीति की, आप उनको सीखने नहीं देना चाहते। आपको बता दें कि 23 अप्रैल 2024 को उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। इसके अनुसार 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव कराए जाने थे, लेकिन विश्वविद्यालयों के स्तर पर चुनाव नहीं कराए जा सके। विश्वविद्यालय के अधिकारी चुनाव की तारीख के लिए सरकार की ओर देखते रहे। वहीं उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल भी पिछले वर्ष 2 दिसंबर को समाप्त होने के बाद अब तक राज्य में निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। सरकार ने सभी निकायों को प्रशासकों के हवाले किया है, वहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर हो गया है। देखिए, आज हमने प्रेस के माध्यम से जो विद्यार्थी परिषद और भाजपा द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा था, और धन सिंह द्वारा भी आज भी स्टेटमेंट दिया गया था कि हम जो कोर्ट के डिसीजन आए उसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। तो ये तमाम जो छात्रों को गुमराह करने का भाजपा और एबीवीपी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने पर्दाफाश करा है कि जो कोर्ट में पीआईएल थी वो भाजपा के आईटी सेल के जिला संयोजक हैं महिपाल सिंह, उनके द्वारा ही पीआईएल दाखिल की गई। उसके बाद ये अब सरकार को जब दिखा कि छात्र नेता छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें अपने बचाव के लिए वो एक बयान जारी कर रहे हैं कि हम परीक्षण करेंगे। मगर जबकि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो शासनादेश सरकार ने पारित किया है 24 अप्रैल का, उसके बिहाफ में चुनाव नहीं हो सकते हैं। मगर शासनादेश सरकार के हाथ में होता है, सरकार चाहे तो शासनादेश को आगे बढ़ा सकती है। जिस प्रकार उन्होंने यूजी के लिए 31 मई लास्ट डेट दी थी और उन्होंने 24 से 25 अक्टूबर तक प्रवेश लिए हैं, तो इसी के साथ वो छात्र संघ चुनाव के लिए भी अपना एक शासनादेश जारी कर सकती है और उसको डेट बढ़ा सकती है, जिससे कि छात्र संघ चुनाव हो। देखिए, सरकार हर चुनाव से भाग रही है। छात्र संघ चुनाव तो हर साल होते हैं, और आप देखिए कि इस बार छात्रों को लोकतंत्र से महरूम रखा जा रहा है। छात्र लगातार सड़क पे उतर कर के आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को समस्या क्या है। छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, और आप अगर छात्र शक्ति से ही डर रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये कहा जाता है। लेकिन आप जवानी को जिस तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके आंदोलन के बाद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी डरी सहमी सरकार है, जो लोकतंत्र में जो है हर चुनाव से भाग रही है। निकायों के चुनाव आप करा नहीं रहे, सहकारिता के चुनाव लंबे समय बाद अब विपक्ष की मांग पर हो रहे हैं, और छात्र संघों के चुनाव में छात्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं। तो आप समझ सकते हैं इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र जो है बहुत सिसक करके रेंग करके आगे बढ़ रहा है। क्या आरोप लगाती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद कुछ ही नहीं पता रहता, और वो अनगढ़ बयानबाजी करके सरकार के ऊपर और संगठन के ऊपर आरोप लगाने का बार बार जो एक दुष्प्रचार करने का काम करती है। तो क्योंकि सरकार ने पहले ही एक शेड्यूल बना करके यूनिवर्सिटी को भेज दिया था चुनाव कराने का। अगर छात्र संघ की हम चुनाव की बात करें तो उन्होंने उस तिथियों पे चुनाव नहीं कराया। तो अब सरकार के सामने निकाय चुनाव भी है, उपचुनाव भी है, जिला पंचायत के चुनाव भी है, तो सरकार अब उसमें मशगूल है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी छात्र संघ के चुनाव भी होंगे। और अगर कांग्रेस ये कहती है कि नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रही है सरकार, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बार बार हारने की आदत पड़ गई है, और वो हारने की इतनी जल्दबाजी उनके अंदर है कि इसीलिए वो बार बार चुनाव के लिए जो है तत्परता दिखाने का काम करते हैं। और सरकार इस वक्त चुनाव आयोग को बता चुकी है और कह चुकी है और अपना एक शेड्यूल दे चुकी है। तो अब चुनाव आयोग को तय करना है कि हमारा नगर निकाय का चुनाव कब होगा और किस समय होगा। तो बहुत जल्दी ये तिथि भी आ जाएगी, तो कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि हार का मुंह देख देख के वो इतना बौखला गए हैं, उनके पेट में इतनी ज्यादा मरोड़ हो चुकी है इस वक्त कि उनको समझ में ही नहीं आता कि वो हारने के लिए शायद बार बार चुनाव को निमंत्रण देने का काम करते हैं। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव के बाद अब छात्र संघ चुनाव पर सियासी घमासान छिड़ गया है। वहीं छात्रों का ये आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है।
वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार हार के डर से चुनाव से भाग रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार निकाय और छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रही है। आखिर राज्य में मचा ये बवाल कब शांत होगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर इसी केस से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स के लिए देश की पहली हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस का वर्चुअली शुभारंभ किया है। इस मौके पर यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, हरिद्वार सांसद व एम्स की निदेशक मीनू सिंह आदि मौजूद रहे। हेली एम्बुलेंस सेवा को भौगोलिक परिस्थितियों में संजीवनी के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे प्राकृतिक आपदा और चार धाम यात्रा के दौरान जरूरतमंदों को आपात स्थिति में एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स पहुंचाकर जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। और इमरजेंसी के समय में लोगों के जीवन को बचाने में उनको सरलता से उपचार प्राप्त हो, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद। सर, दुर्गम क्षेत्र पहाड़ों के लिए कितना लाभ है? दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये सेवा बिल्कुल संजीवनी सेवा की तरह साबित होगी, क्योंकि उनको तत्काल जैसी जरूरत होगी वैसे ही सेवा प्राप्त होगी। रुक रही अगली खबर का धनतेरस के मौके पर हल्द्वानी के बाजार में धन और रस दोनों देखने को मिला है। धनतेरस पर आभूषणों के साथ साथ नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इसी के चलते बाजारों में खूब रौनक है। धनतेरस को दो दिन बाद धनतेरस के दिवाली का पर्व होता है। त्योहारी सीजन पर खरीदारी के लिए खासी भीड़ उमड़ रही है। धनतेरस के मौके पर सराफा बाजार में खूब रौनक दिखाई दे रही है। सराफा कारोबारियों के मुताबिक इस बार सोने चांदी और डायमंड का कारोबार का ग्राफ इस बार नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। धनतेरस पर व्यापारियों को बाजार से अच्छे कारोबार की उम्मीद है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक खुलकर खर्च कर रहा है। दशहरा करवा चौथ के बाद अब धनतेरस के बाजार पूरी तरह से तैयार हैं। लोगों ने वाहन, जेवर और अन्य सामान की पहले से बुकिंग करा रखी थी और आज धनतेरस के पर्व पर जमकर लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। ठीक ही चल रहा है फिलहाल। ज़्यादा थोड़ा रश तो शाम को ही होता है फिलहाल अभी रश, लेकिन अभी गोल्ड का रेट भी इतना हाई पहुंचा हुआ है तो इतना मतलब पहले जैसा नहीं रहा ना काम, तो थोड़ा कम ही है पहले से। तो आज धनतेरस का पर्व है और मैं ये कहूँगा कि ग्राहकों में बहुत ही सहयोग की भावना है और वो बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि धनतेरस के पर्व पर कहीं ना कहीं बर्तनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है। और जो बात आपने ऑनलाइन प्रभाव की कही, तो ऑनलाइन का प्रभाव तो है ही, लेकिन बर्तन के क्षेत्र में ग्राहक अपनी मनपसंद वो 2-4 आइटम देख के ही खरीदता है। तो सब कुछ आए थे भैया, पर यहाँ तो भीड़ भड़ाका भी है, लेकिन ज़्यादा महंगाई तो नहीं है। अभी सैलरी भी नहीं आई है हम लोगों की, तो जो पहले सैलरी थी उसी की शॉपिंग कर रहे हैं। आज हम लोग दीपावली धनतेरस की शॉपिंग करने मार्केट में आए हैं। देखिए, दीपावली धनतेरस का बहुत रस है मार्केट में, बिल्कुल इतनी ज़्यादा भीड़ है। हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, आप लोग भी आइएगा मार्केट में शॉपिंग करने। ये धनतेरस, आज धनतेरस है। पहले तो मैं प्रिया गुप्ता, कृष्णम ज्वेलर, आप सबको धनतेरस की बधाई देती हूँ। धनतेरस का इस बार क्या हुआ है कि दीपावली जो है 31 को पड़ी है, तो क्या है कि लोगों की सैलरियाँ नहीं आ पाई हैं और उन्होंने अभी उसका नवरात्रों का और करवा चौथ का त्योहार जाके चुका है। रौनक तो बहुत है। आज दीपावली का धनतेरस का पर्व है, क्योंकि ये दिवाली जब भगवान रामचंद्र के 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद जब वो अयोध्या वापस आए थे, तो अब ये दिवाली का पर्व मनाया जाता है। दीपक जलाए जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। लोग चांदी के बर्तन, सोने के सिक्के, चांदी की मूर्तियाँ और स्टील के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धनतेरस के मौके पर देहरादून के बाजार गुलजार हैं। पलटन बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखी गई है। लोगों ने साज सजावट के साथ साथ दिए, बर्तनों और ज्वेलरी आदि की जमकर खरीदारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि धनतेरस पर आभूषणों के साथ साथ नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इसी के चलते बाजारों में खूब रौनक दिखाई दे रही। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली का पर्व है। त्योहारी सीजन पर देहरादून के बाजारों में खरीदारी के लिए खासी भीड़ उमड़ रही है। धनतेरस के मौके पर सराफा बाजार में भी खूब रौनक दिखाई दे रही है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि आने वाले समय में व्यापार में और अधिक तेजी आने की उम्मीद है। ना कोली है, धनतेरस का दिन है, मार्केट में आए हैं। आज का दिन बहुत शुभ है,
आज के दिन हम लक्ष्मी गणेश जी खरीदते हैं और सोने चांदी के सिक्के लोग खरीदते हैं, चाहे बर्तन खरीदें। हमने भी एक छोटा सा बर्तन खरीदा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है। पलटन बाजार में बहुत अच्छी रौनक लगी है। आज का दिन बहुत शुभ है। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद कुमार कोहली है। आज धनतेरस का दिन है। बाज़ार में बड़ी अच्छी रौनक लगी हुई है। हम भी बाज़ार में धनतेरस के त्यौहार के उपलक्ष्य में ही यहाँ आए हैं। आज लक्ष्मी गणेश जी का दिन है। सब लोग आज के दिन कोई ना कोई ख़रीदारी करते हैं। सोना चांदी खरीदे, बर्तन खरीदे, इस टाइप की खरीदारी से लक्ष्मी जी का वास बढ़ता है। हर आदमी खरीदता है और आज का दिन बड़ा अच्छा त्यौहार का दिन है। बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं। मेन पलटन बाज़ार में हम खड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में उधम सिंह नगर जिले की सबसे चर्चित विधानसभा कक्षा में एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने किच्छा के मौजूदा विधायक तिलक राज बेहड़ पर जुबानी हमला बोला है और उन्होंने कहा कि सड़क नाली खड़ंजा बनाने वाले क्या जाने असली विकास। उन्होंने मौजूदा विधायक को विकास विरोधी बताया। पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक ने हमेशा से ही धौरा डाम और उसके आसपास के इलाकों की अनदेखी है, उन्होंने अनदेखी की है, जिसके चलते उक्त क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, जिसके बाद से दोनों में जुबानी जंग शुरू हो गई। दोनों ही अपने कामों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। इधर अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस विधायक के बीते 2 साल के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं। क्षेत्र में बड़े काम एक भी नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सड़कें बनाकर वाहवाही लूटी जा रही। कि मैं खुद भी हतप्रभ हूँ जब मैंने क्षेत्र के विधायक तिलक राज बेहड़ जी का एक बयान पढ़ा कि उन्होंने कहा वहाँ ढौरा डाम में जाकर कि 10 साल वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि झूठ की भी कोई एक इंतहा होनी चाहिए, कोई उसकी लिमिट होनी चाहिए। एक शेर है कि सच घटे या बढ़े सच नहीं रहता, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो कोई इंतहा ही नहीं है साहब। मतलब 2012 में जब मैं पहली बार विधायक बना तो डाम के अंदर एक भी सड़क खड़ंजा भी नहीं था, केवल कच्ची मिट्टी की सड़कें थी। सरकार कांग्रेस की थी। मैंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। जब नहीं मिला पैसा तो मैंने विधायक निधि से पूरे डाम में लगभग 5 किलोमीटर सारी गलियां मिला करके मैंने खड़ंजा डाला। और जब अगली बार जब मैं जीता 17 में, जब सरकार मेरी आई तो हमने डाम की सारी सड़कों पे डामरीकरण किया और जितनी लिंक्स थी घरों में जाने वाली उनमें ज़्यादातर को सीसी किया। पहली बार ऐसा हुआ कि डाम में पानी की समस्या रहा करती थी। हमने 2 बड़ी पानी की टंकियां, जो ओवरहेड टैंक होते हैं, वो बना करके और वहाँ घर घर पाइपलाइन बिछाने का काम किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों के 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि हिंदी, रसायन विज्ञान, भूगोल, जंतु विज्ञान एवं राजनीतिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। राजकीय विद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है एवं महिला छात्रावास, IT लैब सहित परीक्षा भवनों आदि का भी निर्माण किया जा रहा है। हमारे 19% गेस्ट फैकल्टी हो गया। हमारे राज्य में 101% फैकल्टी हो गया। 55 लोग अब ज़्यादा हो गए। तो बड़ी बात यह है कि देश का चुनिंदे राज्य हैं जहाँ के 100% अब जो है उच्च शिक्षा में फैकल्टी हो गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी तब हमारे प्रदेश में 55 डिग्री कॉलेज जो है अपने भवन पे चलते थे। इन 60 वर्षों में
हमारे 106 डिग्री कॉलेज अपने भवनों पे चल रहे हैं, यानी हमने 51 कॉलेजों को बिल्डिंग बना के तैयार की है। क्योंकि आपकी सफलता में उन सब का भी बड़ा योगदान है, इसलिए ये दिन आपके लिए ये विशेष दिन है। और आज से आप एक शिक्षक के रूप में, राज्य के भविष्य निर्माता के रूप में अपनी सेवा देने वाले हैं। और निश्चित रूप से आप अपना स्थान स्वयं समझ लीजिए कि आपका स्थान कहाँ से कहाँ हो गया। और सच में अभी तक तो क्या था कि आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, कोई अन्य काम कर रहे होंगे, या प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब मेरे को नियुक्ति मिलेगी, कब मैं जिस काम के लिए जो मेरा उद्देश्य कब पूरा होगा। आपका एक पार्ट पूरा हो गया, एक पार्ट पूरा हो गया, यानी कि नियुक्ति पत्र आज मिल जा रहे हैं, नियुक्ति भी हो जाएगी, लेकिन आज से आपका काम शुरू हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले दिनों नोएडा में नैनीताल बैंक से 16 करोड़ साइबर ठगी के बाद भी नैनीताल बैंक पर भरोसा ग्राहकों का बना हुआ है। इस बार वार्षिक आधार पर 3.15% कुल जमा में वृद्धि हुई है। नैनीताल बैंक के मुख्यालय में बैंक प्रबंधक ने बताया कि साल भी बैंक ने बेहतर काम किया है। वित्त अधिकारी महेश कुमार गोयल ने बताया कि बैंक जल्द ही 12 नई शाखाएं खोलने जा रहा है। बैंक ग्राहकों के लिए कैंसर हेल्थ पॉलिसी भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें ग्राहकों को 1500 रुपए सालाना देना होगा और 10 लाख की कवरेज बैंक देगा। हालांकि इस दौरान बैंक प्रबंधन ने कहा कि जो 16 करोड़ की ठगी नोएडा में हुई थी, इसका कोई असर ग्राहकों पर नहीं पड़ा है और बैंक ने अपने सिस्टम को मजबूत किया है ताकि आने वाले दिनों में ऐसी ठगी ना हो। वहीं आरटीजीएस को भी बैंक जल्द ही आरबीआई से अनुमति मिल जाएगी। उसमें मैं आप बता देता हूं कि अभी आरबीआई की जो गाइडलाइन थी, आरबीआई ने जो कहा था, आरबीआई की जो CSIT जो है, जो ऑडिट करती है, उसके जो भी ऑब्जर्वेशन थे हमने वो पूरे कर लिए हैं। और उन्होंने उसके बाद कहा था कि हमने एक्सटर्नल ऑडिट भी करवा लिया और हमारी तरफ से सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है और किसी भी समय आरबीआई हमें दोबारा परमिशन दे सकता है। हमारा आरटीजीएस और नेफ्ट जो अभी बंद पड़ा है आउट गोइंग वाला, वो कभी किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है। अपने लेवल पर हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। हाँ बिल्कुल, अभी जहाँ जहाँ उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए थे अपनी तरफ से और ज़्यादा सुदृढ़ कर दिया है और ज़्यादा हमने उसको डायनेमिक बना दिया ताकि आगे किसी भी तरह की अगर कोई प्रयास भी करे तो फर्स्ट टाइम पे हमें पता लग जाए, उसका सिग्नल हमें मिल जाए।